और ये मेंटल जहाँ पे या न्यूरो ऐसा कोई वर्ड आ जाता है ना, तो डर जाते हैं लोग, है ना? ये पागल है, मेंटल रिटार्डेड है, ऐसा ही कह के उसको छोड़ देते हैं। कोई नाम से बुलाएगा, मम्मी ने नाम से बुलाया, पापा ने नाम से बुलाया, उसका ध्यान नहीं है। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके कारण मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उसके लिए क्या मैं हेल्प लूँ कि ना लूँ? बोलेंगे थेरेपी में लेके जाएंगे तो बोलेंगे स्कूल लेके जा रहे हैं। जब आप दिल्ली में रह रहे हो, इट मीन्स कि आपकी 5 साल लाइफ खत्म हो गई। 2 साल से कम के बच्चे का कोई स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे स्टिल एज अ सोसाइटी आई थिंक वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दोस एस्पेक्ट। हेलो डॉक्टर, थैंक यू हमारे शो पर आने के लिए। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ न्यूरो डेवलपमेंट? Okay, it's very nice question. See, neurodevelopment is what? Neuro means something related to brain, and development means what? हम एक बच्चा अपनी छोटी एज में जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसका डेवलपमेंट होता है, एंड द डेवलपमेंट गोज टू द ब्रेन। ब्रेन इज़ अ सर्किट, या हम ये कह सकते हैं ना, ब्रेन एक सीपीयू है हमारी बॉडी का, दैट कंट्रोल्स ऑल बॉडी। एंड नर्वस सिस्टम एक सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, राइट? सो नर्वस सिस्टम थ्रू स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के ऑल अदर पार्ट्स को कनेक्ट करता है ब्रेन से, एंड थ्रू न्यूरॉन्स इट सेंड सिग्नल्स टू आवर बॉडी, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे ब्रीदिंग करना है। सारे सेंसरी इश्यू, सारे सेंसरी स्किल्स, सारे मोटर स्किल्स सब कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन से। सो इन अर्ली एज एनीथिंग हैपन्स इन दी ब्रेन, और जी ये हम कह सकते हैं कि ना वो पाथवे में कोई ग्लिच आ गया, कोई हैक हो गया, तो वहाँ पे वो डेवलपमेंट स्टॉप हो गया। और इसको ही हम कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जहाँ पे ब्रेन अपना फंक्शनिंग जो नॉर्मल तरीके से करता है वो नहीं कर पाता है, और उसका एक नया पाथवे क्रिएट करता है। या तो वो पाथवे ब्रेक हो जाता है, या तो अपने किसी और तरीके से फंक्शन में लग जाता है। उसको हम कहते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। ओके। और ये कैसे न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशंस या डिसऑर्डर्स जब बच्चा पैदा होता है तब उसे होते हैं, और कैसे उसको सेंस कर सकते हैं? देखिए, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस क्यों होते हैं और कैसे होते हैं पर्टिकुलरली, तो देर आर मल्टीपल रीजंस। पर्टिकुलर कोई एक रीज़न नहीं है कि न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस क्यों होती है। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई ग्लिच आ गया या कोई डैमेज हो गया ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू इंजरी ड्यूरिंग द बर्थ, इवन मैटरनल स्ट्रेस, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, अर्ली एज में इंटॉक्सिकेशन टू द ब्रेन। सो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारे कॉजेज़ है जो लीड करते हैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस को। क्योंकि उस टाइम पे ब्रेन डैमेज होने के कारण जो हमारी, जो हम ये कह सकते हैं कि चलने की जो स्किल है, या बोलने की जो स्किल है, सुनने की स्किल्स है, फील करने की स्किल्स है, उसमें कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट आ जाता है। कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट करता है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे को किस तरह कैसे न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज आएंगे। ओके। तो एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो था दरअसल जो कैरेक्टर था हाँ, उसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया था। हाँ, सो वो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है? या हाँ, बिल्कुल। सी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स अलग अलग तरीके से होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसमें फिर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो आजकल बहुत ही कॉमन है, ADHD वो भी एक तरीके का न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। फिर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो फिजिकली चैलेंज बच्चे आप देखते हैं, कि जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर, या कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी हो गया। कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये सारे के सारे ही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। सो डिसलेक्सिया इज़ वन फॉर्म ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। उसमें से डिसकैलकुलालिया है, डिसग्राफिया है, ये और भी कंडीशंस है उसमें। सो ये सारे के सारे न्यूरो डेवलपमेंटल कैटेगरी में ही आते हैं। ओके। पहले के ज़माने में ये सारे टर्म्स नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है, जैसे हमारी बात हुई थी कि जैसे नॉलेज का एक्सेस बढ़ रहा है, वैसे वैसे टर्म्स भी बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे
सारे क्या कहते हैं डिसऑर्डर्स के भी नाम जुड़ रहे हैं। नई नई चीज़ें सामने आ हाँ, रही हैं। क्योंकि पहले था टेंशन, हाँ फिर टेंशन कन्वर्ट हुआ स्ट्रेस में, हाँ, फिर स्ट्रेस कन्वर्ट हुआ एंजाइटी और डिप्रेशन में, या अब वो जा रहा है ट्रॉमा में। हाँ। अब ट्रॉमा से और नई ब्रांचेस ओपन हो रही है। सी देखिए, इवॉल्व हम होते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होता रहता है, मेडिकल साइंस ने भी बहुत एडवांसमेंट करे हैं। सो ये सारी चीज़ें, ये रीजंस है कि हमको आज ये सारे नए नए टर्म्स मिल रहे हैं। सी पहले क्या होता था कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी। टुडे वी आर बॉम्बार्डेड और एक्सेस इंफॉर्मेशन, है ना। हर जगह पर कुछ भी ओपन करो, गूगल ओपन करो, यू जस्ट टाइप अ कीवर्ड, यू गेट भाई हाँ क्या है, यू जस्ट टाइप के आई हैव अ हेडेक, बहुत सारी नई नई सारे कंडीशंस headaches आ बता गए। देंगे हेडेक क्यों है क्या, एंड देन यू हैव अ क्यूरियोसिटी कि अच्छा चलो हेडेक है, अच्छा ये क्या है, चलो ट्यूमर है तो मैं ट्यूमर पे आप ओपन करोगे तो उसका एक अलग सा जाएगा। तो यू हैव एक्सेस इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमको नए नए टर्म्स मिलते हैं। दूसरा कि पहले क्या होता था कि कुछ भी होता था बच्चे को अर्ली एज में, जैसे ऐसी कोई कंडीशन है कि जैसे ऑटिज़म है या कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो ये पागल है, मेंटल रिटार्डेड है, ऐसा ही कह के उसको एक छोड़ ही देते। टैग हाँ, दे देते। और इतना एडवांसमेंट भी नहीं था, अलग अलग थेरेपीज़ आज अवेलेबल है। ऐसी कोई थेरेपीज़ भी नहीं थी पहले। पहले क्या था कि बस फैमिली, जॉइंट फैमिली होते थे तो फैमिली में रहते थे, सोशल स्टिग्मा भी उस तरीके का था। हम जो बोलते हैं ना कि सोशो डेमोग्राफिक स्टेटस, ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती थी पहले। सो पहले ये चीज़ें बाहर नहीं आती थी सोशल स्टिग्मा के कारण। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स बाहर नहीं लेके जाते हैं अपने बच्चों को, है ना, अवॉइड करते हैं कि सोशल गैदरिंग में ना जाए, कहीं फंक्शन में लेके ना जाए, किसी को बताए नहीं, शेयर ना करे, ये आज भी होता है। लेकिन आज इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है हमारे पास चारों तरफ, तो मेडिकल ने भी हर रोज़ नए नए रिसर्च हो रहे हैं। जैसे ऑटिज़म पे आज दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है कि क्यों होता है, कैसे होता है, कौन से जेनेटिक फैक्टर्स है। सो इन चीज़ों के कारण हमको नए नए टर्म्स मिल रहे हैं कि भी हाँ, जैसे ऑटिज़म की बात करूँ तो पहले एक ऑटिज़म ही था, फिर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक पूरा अम्ब्रेला बनता मैं था। आपको ब्रेक करूंगा यहाँ पर, हाँ स्टॉप हाँ, हूँ। ऑटिज्म का मतलब हमारे ऑडियंस को समझा दो, ऑटिज्म हाँ। क्या है? सी ऑटिज़म एक न्यूरो बिहेवियरल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि हमारे आसपास जो बच्चे हम आप देखते हो खेलते हैं, जो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, आप उनको बुलाओगे तो आपको बोलेंगे, आप नाम से बुलाओगे हाय तो बोलेंगे हाँ हाय कैसे हो, ठीक है। मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं ना, उनमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जैसे ना वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कोई एक एक्टिविटी कर रहा है तो सिर्फ उसमें ही वो एक्टिविटी को फोकस करेंगे। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ऑल अदर एक्टिविटीज़, दे डोंट हैव जॉइंट अटेंशन। वो अपनी आसपास की चीज़ों को, जैसे दूसरे बच्चे या न्यूरोटिपिकल बच्चे जो होते हैं जिस तरह से देखते हैं उस तरह से वो देखेंगे, सराउंडिंग्स में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, सोशल स्किल्स उनकी डेवलप नहीं होती है, लेक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं बट उनको पूछोगे नाम तो वो नाम नहीं बता पाएंगे, वो सिर्फ अपने जो चीज़ें उनको रट चुकी है या उनको जो बोल सकते हैं वही बोलेंगे। बट उनको बेसिक चीज़ें पूछोगे, भाई तुम्हारा नाम क्या है नहीं पता होगा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है नहीं पता होगा, मामा का नाम क्या है नहीं पता होगा। सो ऑटिज़म एक न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है। उसमें भी जैसे मैंने कहा ना कि आपने कहा टर्म बहुत आ गए, ऐसे एक वर्चुअल ऑटिज्म एक टर्म आ गया है आज, जो पहले नहीं था। बट ऐसे पोस्ट कोविड ये टर्म नया कॉइन हुआ है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। आज स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है बच्चों का, कई कई बच्चे 10-10 12-12 घंटे टीवी या मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। सो देन ऐसी वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कंडीशन आ गई है। क्यों? क्योंकि बच्चा डेवलपमेंटली जिस तरह से ग्रो करना चाहिए, बच्चा एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, उस तरह से वो करता नहीं, वो सिर्फ मोबाइल के सामने बैठता है। और मोबाइल के सामने बैठता है उसमें वो जो पूरा दिन वीडियो चलाता रहता है, कार्टून देखता रहता है, तो उसको लगता है कि दिस इज़ द वर्ल्ड, यही चीज़ है जो होती है। देयर इज़ नो टू वे कम्युनिकेशन विथ एनी बडी। वो सिर्फ मोबाइल में देखता है, मोबाइल में गाने सुनता है या मोबाइल वीडियो देखता है।
कोई नाम से बुलाएगा, मम्मी ने नाम से बुलाया, पापा ने नाम से बुलाया, उसका ध्यान नहीं है। सो वो टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होता। इसलिए जैसे हमने आगे कहा ना कि ब्रेन के न्यूरॉन्स आपको नए पाथवेज, नई सर्किट्स बनाने में हेल्प करते हैं, आपको नए नए स्किल्स सिखाते हैं। जैसे मैंने कहीं कुछ टच करा, वो गर्म है तो मेरे हाथ तुरंत ले लूँगा मैं। वो कैसे, मेरे पैसे मैसेज भेजा मेरे ब्रेन को, मेरे सेल्स के थ्रू, उसने बोला हाँ ये चीज़ गर्म है, तुम्हारे लिए हानिकारक है, तो तुम वापस ले लो। ऐसे एक सर्किट बन गया, और जब भी ऐसा कुछ मैं सेम चीज़ देखूंगा तो मैं वापस वहाँ पे, या मैं टच ही नहीं करूँगा, राइट। सो इस तरह से, लेकिन जो बच्चा एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा है कहीं, ना वो किसी टॉय के साथ खेल रहा है, ना वो किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ना वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ना वो आसपास की चीज़ें जो हो रही है उसको सुन भी रहा है। सो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो स्टिमुलस उसको मिल ही नहीं रहा है। स्टिमुलस कहाँ से मिल रहा है? सिर्फ मोबाइल से मिल रहा है या टीवी से मिल रहा है, और फिर उसके जैसा ही उसका स्पीच हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कार्टून में जो कैरेक्टर है उस तरह से ही सेम आवाज़ निकालेंगे, उस एक्सेंट में ही बोलेंगे, क्योंकि उसको लगता है कि भाई हाँ दिस इज़ द राइट थिंग, और ब्रेन उस तरह से सर्किट फॉर्म करने लगता है। और फिर ऐसे बच्चे जो लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल लेके आते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते, नहीं सुनते हैं, उसको हम वर्चुअल ऑटिज्म की कैटेगरी में लेके जाते हैं। और कौन से टर्म्स है ऑटिज्म के? और सी ऑटिज्म ऐसे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज एन अम्ब्रेला। उसमें एक होता है क्लासिकल ऑटिज्म, फिर होता है ये PDD-NOS, यानी कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। यानी कि आप श्योर नहीं हो सकते कि ऑटिज्म है या नहीं है इन जनरल टर्म्स। देयर आर लॉट ऑफ अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। देन एक होता है एस्पर्जर्स सिंड्रोम। जैसे फिर मैंने कहा अभी ऐसे वर्चुअल ऑटिज्म एक नया जुड़ा है ना। सो ये पूरा अम्ब्रेला है जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मीन्स व्हाट, कि ना जैसे हर एक कैटेगरी में अपने अलग अलग बच्चे होंगे। जैसे 10 बच्चे हैं ऑटिज्म के, वो 10 के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, बेसिक सिम्टम्स आर सेम। कि जैसे बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चा रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है, रिपीटेटिव कुछ मोटर बिहेवियर्स होता है, जैसे हैंड फ्लैप करते हैं कुछ बच्चे चीज़ों को गोल गोल घुमाते रहते हैं, कुछ बच्चे पंखा देखते रहते हैं ना ऐसे, या एक ही टॉय से एक्सेसिवली जुड़े रहते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें होती है, लेकिन साथ साथ में बहुत सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज़ होते हैं, हर एक बच्चे के अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा 10 बच्चे हैं तो 10 के अलग अलग सिम्टम्स होंगे, अलग अलग स्किल लेवल होंगे, अलग अलग डिफिसिट लेवल होंगे, इसलिए उसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है। दूसरा, बिकॉज ऑफ जेनेटिक लिंक्स देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ जो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ जीन अफेक्टेड, कि पर्टिकुलर ये ही जीन अफेक्टेड है ऑटिज्म में, ऐसा नहीं है। देर आर किसी में 2, किसी में 4, किसी में 10 जीन अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए उसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। और पेरेंट्स कैसे उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं बेबी के बॉर्न से पहले कि उसे न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स ना हो? देखिए, बेबी के बॉर्न से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। देखिए, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का ऐसा नहीं होगा कि ध्यान रखोगे और नहीं होगा। हाँ, आजकल बहुत सारी नई जैसे कहा ना लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं। सो पेरेंट्स अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर सकते। तो व्हाट बेस्ट पेरेंट्स कैन डू कि भाई बिफोर इवन लाइक बहुत सारे लोग आज प्लान करके बेबी करते हैं। सो व्हाट दे कैन डू कि दे कैन कंसल्ट देयर गायनेकोलॉजिस्ट, दे कैन कंसल्ट अ डॉक्टर टू रूल आउट एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। उनका आज जेनेटिक टेस्टिंग्स उनका करा सकते हैं, राइट। जेनेटिक प्रोफाइल निकाल सकते हैं कि भाई हाँ, इफ़ वी कंसीव अ बेबी एंड इन फ्यूचर क्या ऐसा कुछ हो सकता है हमारे बच्चे के साथ। दूसरा, थ्रू सप्लीमेंट्स, जैसे आयरन सप्लीमेंट्स है पर्टिकुलरली खास करके मदर के लिए, फॉलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स है, वो कुछ महीनों पहले स्टार्ट कर सकते हैं बिफोर कंसीविंग द बेबी। सो चांसेस ऑफ गेटिंग सो मैनी कंडीशंस वो कम हो जाते हैं। सो ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम रखे। दूसरा, अगर कई पेरेंट्स अल्कोहलिज्म में है, स्मोकिंग हैबिट्स है, मदर को है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करना है, बिकॉज दैट ऑल्सो कैन अफेक्ट द बेबी। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। अच्छा डाइट, प्रोफेशनल हेल्प थ्रू डॉक्टर्स, अच्छे सप्लीमेंट्स,
कम से कम स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ें पे बिफोर प्रेगनेंसी तो ध्यान रख सकते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो जितना हो सके उतना टू ट्राई टू गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर फैमिलीज़, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे आजकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे मदर्स फिजियोथेरेपी अवेल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गायनेक फिजियोथेरेपी, टू डिलीवर अ हेल्दी बेबी। तो ये एक चीज़ भी है जो पेरेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दे कैन वर्क आउट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड बिफोर द प्रेगनेंसी ऑल्सो। और आफ्टर प्रेगनेंसी जब बेबी बॉर्न होता है तब पेरेंट्स कैसे सेंस कर सकते हैं कि इन्हें ये इश्यूज हैं? लॉट ऑफ वेज, लाइक जैसे मैंने कहा कि एजुकेट, आज पेरेंट्स खुद को एजुकेट कर ही रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज। अभी क्या होता है कि ना, बच्चा जब बॉर्न होता है, सो हर महीने दर महीने नए नए माइलस्टोन्स हमको दिखते हैं। कि जैसे ना 4 महीने का जब बच्चा होता है तो वो बच्चा रोल करने लगता है, ठीक है। इवन अर्ली एज में से 3 महीने के आसपास आते हैं, बच्चा ना अपने नाम से रिस्पॉन्ड भी करने लगता है। तो पहले तो बच्चा, अगर आप कुछ आवाज़ कर रहे हो तो बच्चा उस आवाज़ की दिशा में देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना। जब 3-4 महीने आते आते जब बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता है, बच्चा फिजिकल माइलस्टोन में बच्चा रोलिंग करता है कि नहीं करता है, 6 महीने का हुआ, 7 महीने का हुआ, बच्चा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बच्चे 1 साल 1.25 साल आते आते बच्चा चलना चालू करा है कि नहीं करा है। 1 साल से पहले पहले 9 महीने से 1 साल के अंदर बच्चा ना मम्मा पापा दादा ऐसे बैबलिंग वर्ड्स करता है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा करेगा ही करेगा, बट हाँ ऐसे कुछ क्यूज़ होते हैं जो, हाँ अगर वो नहीं कर रहा है तो वी कैन वेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स, देन यू कैन आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प। इवन फिर जैसे 1.5 साल आते आते बच्चे ना आसपास की चीज़ों को पॉइंट करने लगता है। जैसे पूछो कि पापा कहाँ है तो पॉइंट करेगा। अगर बच्चा पॉइंटिंग नहीं करे, ये भी एक मेजर माइलस्टोन है बच्चे के लिए। कुछ बच्चे पॉइंट नहीं करते हैं, तो बच्चा पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 साल आते आते बच्चे ने कुछ 2 वर्ड्स 2 सेंटेंसेस चालू करे हैं कि नहीं करे हैं बोलना, राइट। सो अपनी आसपास की चीज़ों को पहचानता है कि नहीं पहचानता है। ऐसे बहुत सारे क्यूज़ है जो पेरेंट्स पहचान सकते हैं खुद से। बहुत सारे पेरेंट्स वेट करते हैं कि अच्छा बच्चा नहीं बोल रहा है, तो बोला कि हाँ हाँ घर में उसके दादा लेट बोला था, मामा लेट बोला था, चाचा लेट बोला था, आ जाएगा नहीं, हाँ ठीक है चलो कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, बट क्या वो बच्चा आप में इंटरेस्ट ले रहा है? ठीक है, नहीं बोलना एक अलग बात हो गई, ठीक है कि कोई बच्चा शायद थोड़ा स्पीच डिले है तो मे बी ही इज, बट क्या वो आई कांटेक्ट कर रहा है? क्या वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या उसको पूछेंगे कि बेटा टीवी कहाँ है तो क्या वो पॉइंट करेगा? क्या उसको कुछ बेसिक छोटे से कमांड, 1 स्टेप कमांड्स दे देंगे, गिव मी दैट कार, गिव मी दैट टॉय, तो क्या वो उसको रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता है? या तो ऐसा लग रहा है कि बच्चा सिर्फ खुद से अपने ही एक दुनिया बना रखी है और उसमें ही वो खुद से करे जा रहा है, ही इज़ नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन पीपल अराउंड हिम। तो ये एक क्यू है कि भाई हाँ बोल नहीं रहा है तो ठीक है, बट ये सब चीज़ें भी कर रहा है तो फाइन, यू कैन वेट। सो हमारे पास पेरेंट्स के लिए पहचानने के लिए बहुत सारे क्यूज़ है अर्ली एज में, जिसको हम रेड फ्लैग्स भी कहते हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू पेरेंट्स भी अपने बच्चे को ऐसे कुछ इश्यूज़ है कि नहीं है ये पहचान सकते। मैं थोड़ा एक हटके सवाल पूछूंगा कि थेरेपी से क्यों लोग डरते हैं? थेरेपी ये एक टैबू या सोशल स्टिग्मा होता है ना, कि थेरेपी के नाम से ही ना लोग कुछ अलग जगहों पे चले जाते हैं, है ना। अच्छा थेरेपी ले रहा है तो क्या है, कुछ इश्यू है, और ये मेंटल जहाँ पे या न्यूरो ऐसा कोई वर्ड आ जाता है ना तो डर जाते हैं लोग, है ना। कई बार एक्सेप्टेंस ही नहीं होता है बहुत सारे लोगों में। सबसे मेजर चीज़ है एक्सेप्टेंस नहीं होना। एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है या मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। बच्चों की तो हम बाद में बात करें, जैसे पहले हम खुद की बात करें, या ना जैसे एडल्ट होते हैं, दे नो दैट दे आर स्ट्रगलिंग विथ सो मैनी इमोशनल डिस्ट्रेस, इमोशनल इश्यूज, बट दे डोंट आस्क फॉर द हेल्प। दे नेवर गोना गो टू साइकोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं होता कि चलो यार मुझे फील हो रहा है कि मेरा वर्क में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, फैमिली इश्यूज़ है, मैरिटल इश्यूज़ है, तो ये सब चीज़ों में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ। हर मेरे लाइफ
फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके कारण मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, सो उसके लिए क्या मैं हेल्प लूँ कि ना लूँ। तो पहले लोग 10 बार सोचेंगे, या तो फिर सामने वाला पहचानेगा या कोई फैमिली मेम्बर उसको आइडेंटिफाई करेगा, एंड देन दे गोना टेक देम टू द प्रोफेशनल्स, तब जाके कभी कभी वो अवेल करते हैं थेरेपी, या तब भी नहीं करते हैं। सो जब बच्चे की बात आती है, सो अगेन कि आज लोग क्या बोलेंगे, अड़ोस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, जैसे कुछ थेरेपी में कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ उनको ही पता होता है कि बच्चे को थेरेपी चल रही है, इवन ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। बोलेंगे थेरेपी में लेके जाएंगे तो बोलेंगे स्कूल लेके जा रहे हैं, या कुछ पेरेंट्स अपने गांव में रहते हैं, उनको बताते भी नहीं हैं, उनको बस ना अपने दिमाग में ये लेके चलता है कि हाँ हम 1 साल बाद जब घर जाएंगे तब तक मेरा बच्चा ठीक हो जाए और किसी को पता ना चले। इवन पता भी थोड़ा बहुत कोई आइडेंटिफाई करता भी है तो भी वो लोग कहते हैं हाँ हाँ नहीं वो तो थोड़ा लेट बोलता है, उसने अभी बोलना चालू नहीं करा है क्योंकि हम अकेले रहते हैं। दे कम अप विद सो मैनी वियर्ड रीजंस। आपको लगेगा कि हाँ तो पहले पेरेंट्स को भी थेरेपी की ज़रूरत रहती है। तो इन सब केसेस में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी थेरेपी की ज़रूरत है, राइट। और थेरेपी से डरने का कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई लोग अवॉइड इसलिए भी करते हैं कि ना फाइनेंशियल, उनको लगता है कि ना थेरेपी इज़ कॉस्टली अफेयर, एक्सपेंसिव है। बट एज आई सेड इट इज़ अबाउट योर लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन योर चाइल्ड्स फ्यूचर by taking help from professionals who deal with this conditions, right? गाड़ी लेनी होगी 15 लाख की तो वी नेवर थिंक हम 20,000 का EMI भी दे देंगे, बट व्हेन इट्स अबाउट हर महीने वो भी जा रहा है, बट इट्स लाइक मैं यही समझाता हूँ कई बार मेरे साथ पेरेंट्स आते हैं तो कि आप EMI भरोगे गाड़ी लेने के लिए तो आप सोचोगे हाँ यार अच्छी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं बट EMI भर लेंगे, बट देन व्हेन इट्स अबाउट द चाइल्ड यू हैव सेकंड थॉट कि हाँ कोई ऐसा बोल दे कि कुछ भी नहीं है। तो कई लोग ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा रीज़न भी है नहीं होने का। या तो फिर उनको ऐसा लगता है ना कि भाई कई ऐसे होते हैं कि क्या ही होगा अभी तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे कर लिया कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता इसका, तो क्या करा के क्या फ़ायदा है, पैसे भी हमारे जाएंगे। किसी ने बोला हाँ हमारे पहचान वाले ने किसी ने थेरेपी कराई थी बट उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो हमने थेरेपी बंद कर दी, उन्होंने थेरेपी बंद कर दी थी तो हमको भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। बट वो ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या गलती करी है या क्या वर्कआउट करा है, या सही में उन्होंने प्रोफेशनल्स की हेल्प ली थी या उनकी बात मान के आगे बढ़ते गए थे या नहीं गए थे। सो दे नेवर थिंक अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट्स। सो पहले पेरेंट्स खुद को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे क्या है कंडीशन बच्चे को लेके, उसके लिए प्रिपेयर होंगे, इवन अपना एक फाइनेंशियल बजट भी सेट करेंगे। सो आई थिंक थेरेपी के लिए जाना उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और मुझे ये भी लगता है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, मेट्रो सिटीज़ में उतना इश्यू नहीं है जितना छोटे शहरों में है थेरेपी को एक्सेप्ट करना। इन माई ओपिनियन नाउ डेज छोटे शहरों में या इवन टाउन में, छोटे टाउन्स में या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में काफ़ी लाइक पेरेंट्स आर मच अवेयर नाउ। मेट्रो सिटीज़ में पेरेंट्स के पास एक तो टाइम नहीं होता है, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, जैसे मैंने कहा कि एक स्टेटस भी होता है, सो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट सच थिंग्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स, बहुत वेल्दी पेरेंट्स आते हैं जो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते हैं। और कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि गाँव से, जैसे एक मेरे साथ हुआ है कि एक पेरेंट्स आए मेरे साथ, हर 2 अप्रैल को ऑटिज़म अवेयरनेस डे होता है, वर्ल्ड ऑटिज़म डे होता है, तो पेपर में आर्टिकल छपते रहते हैं। अभी वो पेरेंट्स जो गांव में रहता है उसका कुछ 5-6 हज़ार की कुछ जॉब होगी यहीं गांव में, द मदर जो थी वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। सो उन्होंने अपने बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें, से मैंने कहा ना रेड फ्लैग्स फाइंड आउट करे होंगे फादर ने, और दे वर टॉकिंग इन बिटवीन। उन्होंने अपने गांव में एक डॉक्टर को बताया, बोला हाँ कुछ नहीं ऐसे डिले है, ऐसा ना बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलता है ना, तो बस ये कि हाँ बोल लेगा, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेट बोल लेंगे। तो गांव में डॉक्टर को बताया, बोला कुछ नहीं है। दूसरे डॉक्टर को बताया, पीडियाट्रिशियंस को बताया। कई बार कई पीडियाट्रिशियंस के लिए भी इस चीज़ों को हाईलाइट या फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। तो बोला कि हाँ कुछ नहीं है। फिर ऐसे ऑटिज़म डे पे एक आर्टिकल पेपर में आया होगा, वो पढ़ रहा था वो बंदा, उसने अपनी वाइफ को बताया कि देखो हमारे बच्चे में ये चीज़ें है, तो हम ना अभी शहर में जाते हैं और कंसल्ट करते हैं। सो ऐसे भी लोग आते हैं।
और कई ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी वेल्दी, दे आर सुपर रिच एंड दे कम टू यू एंड दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, बोला कि सो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें मेट्रो सिटीज़ में है, या इट इज़ लाइक इसका पर्टिकुलरली कोई डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं है। कंडीशंस अभी आ रही है, सब जगह अफेक्टेड है, गांव में भी उतने ही आते हैं और शहर से भी उतने ही आते हैं, राइट। बढ़ रही है जैसे आपने पहले कहा था। तो जैसे ना ऑटिज़म के केस में ना, पहले जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग उस टाइम पे, और जब मैं पढ़ रहा था तब ना वीवर इंडिया का एक पर्टिकुलर डेटा है नहीं, बट यूएस में उसका उस टाइम पे डेटा था कि ना आउट ऑफ 67 देयर इज़ 1 किड विद ऑटिज्म। अभी वो घट के 35 के अराउंड आ गया है। सेम चीज़ इन इंडिया में भी है। सो हर 35 में से एक बच्चा ऑटिज्म के साथ आ रहा है। मतलब वो 50% से बढ़ गया है, नहीं, हाँ 100% 100% से बढ़ गया। सो ये चीज़ें हैं। उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ऐसा लाइफस्टाइल चेंजेस है। आपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की, तो वो कैसे अफेक्ट करते हैं? सी देखिए, एनवायरमेंट फैक्टर्स बहुत सारी नाउ डेज, एज आई सेड कि वी आर सराउंडेड बाई लॉट ऑफ पॉल्यूशन। हमारे आसपास बहुत सारा पॉल्यूशन है, इंटॉक्सिकेशन बढ़ गया है, खाने से लेकर हर चीज़ में हम बोलते हैं ना मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि ना गांव में या शहर में लोग रहते थे, शुद्ध हवा लेते थे, शुद्ध खाना खाते थे। खाने में भी आजकल जैसे ना बोलते थे कि भाई पराठे खा ले तो घी लगा लो, आजकल ना बोले नहीं भाई मेरा डाइट चल रहा है, मुझे नहीं खाने। मदर भी ऐसा नहीं मुझे आई एम अवॉइडिंग, मैं डाइट पे हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे एनवायरमेंट फैक्टर से पॉल्यूशन, जैसे हम दिल्ली जैसे सिटी में आप देख लो, हर जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, अपनी 5 साल लाइफ कम लेके पैदा हो रहा है ना। जब आप दिल्ली में रह रहे हो, इट मीन्स कि आपकी 5 साल लाइफ ख़त्म हो गई। हमारे पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान के लाहौर सिटी में, वहाँ पे जो हर बच्चा नया पैदा हो रहा है वो 7 से 8 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम लेके पैदा हो रहा है ना। क्योंकि इतना सारा पॉल्यूशन है हमारे पास, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो ये चीज़ें, बच्चा जब ग्रो कर रहा है, बच्चा बाहर खेल रहा है, वो कैसी हवा ले रहा है? नहीं। जो मदर प्रेग्नेंट है, जो हर रोज़ आ जा रही है, अपने काम से आ जा रही है, वो जब बेबी को लेके जा रही है, जब बेबी वूम में है, और जब ऐसी जगह पे जब मदर जाती है तो वो ऐसी ही एयर इनहेल करती है, और वही चीज़ बच्चा भी इनहेल कर रहा है, राइट। जो खाना खा रहा है वो भी पेस्टिसाइड्स से भरा हुआ होता है, कुछ नेचुरल नहीं है, राइट। सो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, जो ब्रेन में एक एज अ बैरियर, जैसे हमने कहा था कि न्यूरॉन को फ्यूज़ करने, न्यूरॉन फ्यूज़ होते हैं, नए कनेक्शंस बनाते हैं, बट ऐसी चीज़ें इवन आजकल ना, जैसे एक रिसर्च स्टडी मैंने पढ़ा था, उसमें ये था कि जो हम ये आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं ना, उसमें जो केमिकल या उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, दैट हैम्पर्स योर ब्रेन फंक्शनिंग, जो ब्रेन में एक बैरियर बना देते हैं नए मैसेज, नए न्यूरॉन्स को फॉर्म करने में। सो ये सारी चीज़ें, ये आज हेल्थ ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गए हैं, यू नो, देर एडेड विद स्वीटनर्स, लॉट ऑफ स्वीटनर्स, ये सब चीज़ें भी ब्रेन को इम्पैक्ट करती है। सो दीज आर एनवायरमेंट फैक्टर्स, सम आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ट्रॉमा एक अलग कंडीशन है कि भाई हाँ चलो कोई इंजरी हो गई तो ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आजकल हमारे सामने इतनी सारी कंडीशंस हर रोज़ हमको नहीं दिख रही है। आज हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास ऑटिज़म का बच्चा आता है, ADHD का बच्चा आता है, राइट, लैंग्वेज डिले, स्पीच डिले के बच्चे आते हैं। ज़्यादातर आपके जो पेशेंट्स होते हैं अभी, वो किस डिसऑर्डर्स के आते हैं? अब जैसे मैंने कहा कि अभी नाउअडेज किड्स आर कमिंग मोर विद स्पीच एंड लैंग्वेज डिले। ऑटिज्म, अभी तो ऑटिज्म इज़, यू कैन से, इन अ वेरी हाई पीक। हाँ, ऑटिज्म, ADHD, स्कूल में नहीं बैठ सकते हैं बच्चे, फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, स्कूल से कंप्लेन आती है कि मेरा बच्चा एक एक्टिविटी में फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक से खेल नहीं पा रहा है, यहाँ वहाँ भागता ही रहता है। सो दे आर कॉन्स्टेंटली, they have an urge to move constantly, not able to focus, not able to attend particular thing, not able to attend surroundings. So इसके कारण ADHD जैसी कंडीशन भी हमारे साथ आज बढ़ रही है। और ऑटिज़म
एक ऐसी कंडीशन है जो बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड बहुत ही ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ। और प्री कोविड प्री कोविड भी थे एज अ सेट, बट मैंने कहा जैसे प्री कोविड भी आते थे पहले। कुछ सालों पहले जैसे डाउन सिंड्रोम हो गए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले बच्चे बहुत आते थे, सेरेब्रल पॉल्सी जैसी कंडीशन के बच्चे आते थे। अभी धीरे धीरे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट कुछ चीज़ें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रूल आउट कर सकते हैं। सो ऐसी चीज़ें कम हुई है। जैसे डाउन सिंड्रोम के इतने नहीं केसेस आते जो आज से 15, 20, 25 साल पहले आते होंगे, राइट। सेरेब्रल पॉल्सी में भी आज पहले से काफ़ी बेटर है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली कुछ कम हो गया है, बट हाँ पेरेंट्स अवेयर हुए हैं, डॉक्टर्स भी अभी उतना उनको गाइड करते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी एज वेल। सो इन चीज़ों को पहले से कम हुई है, बट स्टिल गांव, लेकिन अभी जैसे हम करें गांव देहात में जाए जहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत ही कम है, ठीक से डाइट नहीं है, माल न्यूट्रिश बच्चे होते हैं, मदर खुद ही माल न्यूट्रिश होती है, राइट। सो वो बच्चा जब ग्रो कर रहा है वो उनका ब्रेन भी ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको इनफ न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है। सो वहाँ पे ये फिजिकली जो चैलेंज बच्चे आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। जेनेटिक इवन जैसे कुछ कम्युनिटीज़ में इंटर फैमिली मैरिजेस होते हैं, दैट इज़ वन ऑफ अ मेजर रीज़न इन हैविंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट। सो फिर जैसे मैंने कहा कि अंडर प्रिविलेज कुछ बच्चे या लोग होते हैं, दे आर लिविंग नियर टू दी पॉल्यूटेड, लॉट ऑफ पॉल्यूटेड एरिया नियर टू दी बिग रिफाइनरीज एंड ऑल। सो दे आर इनहेलिंग लॉट ऑफ पॉल्यूटेड एयर कॉन्स्टेंटली। तो उसके कारण भी जो बच्चे आ रहे हैं वो भी मालफॉर्मेशन के साथ आते हैं। सो दीज आर ऑल्सो द रीजन्स। मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आसपास के जो भी मुझसे बड़े हैं जिनके बेटे हैं बेटी है, उनमें मैं उनके पेरेंट्स का एक कॉमन मैंने ट्रेट देखा है कि अगर कुछ भी हो रहा है सीधा बच्चे को फ़ोन पकड़ा दो, है ना। और वो उस एज में होते हैं जब वो 1 साल के भी नहीं हुए हैं, और उस वजह से जो वो स्क्रीन पर देखते हैं। अब मैं 29 का हूँ, जब मैं फ़ोन देखता हूँ, मैंने अगर गलती से 1 घंटा देख लिया तो मेरी आँखों में दर्द होने लगता है, और ऐसा ना थोड़ा धुंधलापन आ जाता है क्योंकि मैं कांस्टेंट देख रहा हूँ या टीवी भी देख रहा हूँ। तो अब जब बच्चा रो रहा है बच्चा खाने बैठ रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, आप सीधा उनको फ़ोन दे देते हो, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे को? देखिए पहले तो ना एक रिसर्च स्टडी ये कहता है कि ना 2 साल से कम के बच्चे का कोई स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी ज़ीरो। इट शुड 2 साल से छोटे बच्चे हाँ, इट शुड बी ज़ीरो। 3 to 5 years में दे कैन यूज़ लाइक आधे घंटे पौने घंटे का यूज़ कर लिया, कभी वीडियो कॉल हो गया, दैट इज़ ओके। बट 2 साल से कम के बच्चे का कोई स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। अभी आजकल क्या हो गया है कि ना टू अवॉइड सर्टेन सिचुएशंस पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं खाने के टाइम पे, बिना मोबाइल के खाना ही खाता ही नहीं है। सो हम जब ग्रो कर रहे थे तो हमने कभी मोबाइल देखा था नहीं देखा था, बिना मोबाइल के ही खाते थे, है ना। नहाते टाइम भी मोबाइल, कई ऐसे भी होता है कि नहाते टाइम भी मोबाइल देखते हैं और सोते टाइम भी मोबाइल देखते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने पेरेंट्स को कि एटलीस्ट ये 3 जो टाइम है ना जहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं ना, दे कैन बी इमोशनली एंड फिजिकली मोर कनेक्टेड टू देयर किड्स। कि जब खिला रहे हो ना तो बच्चे को प्यार से स्टोरी सुनाते, उसके सर पे हाथ फेर के आप खिला रहे हो, उसको बातें कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक स्टिमुलस दे रहे हो बच्चे को, है ना। बच्चा आपके साथ देखेगा, आप खिलाओगे तो आपके साथ आई कांटेक्ट करेगा। जब सुलाओगे तब आप लोरी सुनाओगे, या पहले लोरी सुनाते थे, अभी मोबाइल चला देते हैं। छोटा हाथी हाँ, बजा रहे हैं तो ये है। नहाते टाइम भी नहा नहीं रहा है, बहुत जिद कर रहा है, अच्छा ठीक है चलो नहाने चलो, फिर मोबाइल लगा दिया साइड में और बच्चा मोबाइल देखते देखते नहा रहा है। सो मदर का या जो भी उसके साथ टाइम स्पेंड कर, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो कनेक्शन रहा नहीं। बच्चा खाते टाइम मोबाइल देख रहा है, नहाते टाइम मोबाइल देख रहा है, सोते टाइम भी मोबाइल ही सुन रहा है, मोबाइल देख रहा है। सो बच्चा का ब्रेन क्या चीज़ पिक करेगा, वही चीज़ पिक करेगा। आपके वर्ड्स तो जा ही नहीं रहे, जा रहे हैं तो प्रोसेस ही नहीं हो रहे। उसके ब्रेन में प्रोसेसिंग क्या हो रहा है, उसके ब्रेन में जो सर्किट कौन सी बन रही है, वही जैसे आपने कहा एक छोटा हाथी, है ना। सो क्योंकि उसी पे रिएक्ट करते हैं हाँ, बच्चे, उसी पे रिएक्ट करेंगे जो वो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उसी पे रिएक्ट करते हैं। हाँ सी
सी हमारा ब्रेन ना इस तरह से ही वर्क करता है। हम जैसे सीखते हैं ना, जैसे पहले ना हम छोटे थे तो खेलते थे, और पहले तो क्या होता था कि अड़ोस पड़ोस में बच्चे को ले गए, घुमाने ले गए, दादा दादी घर में है, चाचा चाची घर में है, सब खिलाने ने ले गए, कोई ना कोई बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, चलो हाथ पकड़ के गार्डन में लेके चले गए, सोसाइटी में या गांव है तो गांव में चौराहे पे घुमाने लेके चले गए, कोई ना कोई बात कर रहा है, आता जाता हर उसको प्यार कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है। अभी पेरेंट्स भी न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं, अड़ोस पड़ोस में भी वो कनेक्शन रहा नहीं है, तो बच्चा का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है ना वो उस तरह से नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, सीखता कैसे, जैसे आप जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा घुटना पे चलना या क्रॉलिंग करना चालू करता है, तो जैसे जैसे वो करता है, घूमता है, तो वो हर चीज़ों को पकड़ेगा, फील करेगा, कुछ ना कुछ टच करेगा, खड़ा होने को ट्राई करेगा, गिरेगा, है ना, कुछ चीज़ें पकड़ लेगा, उसको लगेगा कि मेरे लिए नहीं फ़ायदेमंद है, तो वो उसको छोड़ देगा। ये सब प्रोसेस होता है ब्रेन में, और ये नई नई सर्किट्स बनाता जाता है ब्रेन। ब्रेन उसको ऐसे इवॉल्व करता है, अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे खड़ा रहना है, इस तरह से खड़ा हुआ, ये पकड़ कर खड़ा हुआ मैं, तो मैं ठीक खड़ा रह गया, यहाँ पे मुझे मेरा बैलेंस बन गया, तो बच्चा सेम वही चीज़ रिपीट करेगा, और इस तरह से अपनी मोटर डेवलपमेंट को एनहांस करेगा, अपने सेंसरी स्किल्स को एनहांस करेगा, अपने विजुअल स्किल्स को एनहांस करेगा, सुनेगा, किसी ने कहा रुको वहीं पे रुक जाओ तो तुरंत देखेगा, तो इस तरह से कम्युनिकेशन भी बिल्ड हुआ, है ना, इस तरह से एक ब्रेन ग्रो करता है। बट अभी बच्चा खाते उठते बैठते सोते टाइम टीवी देख रहा है, स्क्रीन टाइम देख रहा है, कई कई ऐसा भी आता है कि 12 13 घंटे सोता है, उतना टाइम ही नहीं देखता है, बाकी का पूरा टाइम मोबाइल टीवी चलता है। सो उस बच्चे के ब्रेन के साथ क्या होगा, ब्रेन नहीं ग्रो कर पाएगा, और यही चीज़ें इम्पेक्ट कर रही है आज। और आंखों में भी इश्यू हाँ आते हैं। ऑब्वियसली, सी आप आज देखोगे ना तो 3 4 साल के बच्चे बड़े बड़े चश्मे पहन के घूमते हैं ना, तो पूरा दिन आप मोबाइल देख रहे हो, नज़दीक से देख रहे हो, या टीवी भी देख रहे हो, तो टीवी बड़ा स्क्रीन है, कॉन्स्टेंटली बच्चा उसकी आई साइट को इम्पैक्ट करता है। साथ साथ में उस टाइम पे बच्चा ना तो ठीक से खाता भी है, तो इट मीन्स कि वो न्यूट्रिशन भी ठीक से नहीं ले रहा है, राइट, वो भी अफेक्ट करता है। सो हर तरह से बच्चे को जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वही चीज़ बच्चा कर रहा है, और जैसे आपने कहा कि विजन इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरी स्किल्स इम्पैक्ट हो रही है, कम्युनिकेशन इम्पैक्ट हो रहा है, इवन उसकी मोटर स्किल्स इम्पैक्ट हो रही है। बच्चा आजकल के बच्चे अवॉइड करते हैं खेलना कूदना, दौड़ना, जंप करना, है ना, इंडोर एक्टिविटीज़ करा लो। पहले स्कूल में बच्चे आते थे तो तुरंत भी वेट करते थे हम कब घर जाएंगे, कब क्रिकेट खेलने जाएंगे, कब फुटबॉल खेलने जाएंगे, है ना, कब छुपम छुपी खेलेंगे। अभी वो ऐसी वो सारी गेम्स एक डेवलपमेंटल प्रोसेस में हेल्प करती थी बच्चों को, वही एक न्यूरो डेवलपमेंटल जो प्रोग्रेस था बच्चों का उस तरह से आता था। इस तरह से बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब स्किल्स कहाँ से आती थी, वहीं से तो आती थी। अभी वो सब है ही नहीं, अभी कहाँ है, सिर्फ टीवी के माध्यम के थ्रू ही है। सो वो चीज़ें नहीं कर पा रहा। या तो गेम भी खेलते तो वर्चुअली ही गेम खेलते हैं, पहले बच्चे पजल खेलते थे, अभी पजल मोबाइल में ही खेलते हैं। कलर्स भी सीखते थे तो घर के आसपास की चीज़ों को देख देख के सीखते थे ना, कि भाई हाँ ये रेड है, ये ब्लू है, अभी मोबाइल बता रहा है उसको। बट जब कोई सिखाता है तो सामने क्वेश्चन आंसर होते हैं, बट मोबाइल सिर्फ क्वेश्चन करता है, आंसर भी खुद ही करता है, तो आपको बोलने की ज़रूरत, बच्चे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए उसको अच्छा लगता है क्योंकि नए नए उसके सामने विजुअल्स आ रहे हैं, जिंगल्स है, अच्छा अच्छा टोन है, म्यूज़िक है, तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक एन एडिक्शन। देन फिर वो एडिक्शन बनता चला जाता है, और फिर जब आप उसको छुड़ाने को ट्राई करते हो ना, तो देन जैसे एडिक्शन छोड़ते टाइम किस तरह होता है हमारे साथ, वही सही बच्चे के साथ होता है कि जब मोबाइल छुड़ाने को ट्राई करते हैं तो बच्चा फिर फ्रस्ट्रेशन में जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, बच्चा कोप अप नहीं करता है। भाई हाँ बच्चा सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी एडिक्शन हो गया है उसको। सो एडिक्शन से छूटने के लिए जब आप छुड़ाने को ट्राई करोगे तो फिर ऐसे बिहेवियरल इश्यूज दिखेंगे आपको, ऐसे चैलेंजेस दिखेंगे आपको। इसीलिए आजकल के बच्चों में एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, बिहेवियर इश्यूज, लो टॉलरेंस, इंटॉलरेंस वो बढ़ गया है। इंटॉलरेंस भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ इम्पेक्टेड है, न्यूट्रिशन भी इम्पेक्टेड है, एनवायरनमेंट भी इम्पेक्टेड है, द वे पेरेंट्स आर डीलिंग विद द किड्स। बहुत सारे पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स, दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिव। टू बी ए प्रोटेक्टिव इज़ गुड थिंग, बट टू बी ओवर प्रोटेक्टिव इज़ नॉट गुड थिंग। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि बच्चे को खेलने नहीं जाने देते, बोला कि कोई धक्का मार देगा तो गिर जाएगा,
ऐसे ना स्टोरीज बना लेते हैं अपने आप ही, तो इट शो उसके पेरेंट्स भी कैसे स्ट्रेस में है ना। सोसाइटी में जहाँ पे आजकल तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं कि बच्चे बाहर खेलने जा सके, बट जहाँ पे है वहाँ पे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलने नहीं जाने देते। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि भाई नहीं, उसको मैंने इसने नहीं जाने दिया, 5-5 6-6 साल तक बच्चे बाहर नहीं गए हैं। मैंने भी अपनी फैमिली में देखा है ये चीज़, क्योंकि फिर क्या होता है, वो बच्चा किसी के साथ जेल ही नहीं हो पाता है। वो उसे सिर्फ अपना पापा और मम्मी ही चाहिए, और उसे अगर 15 मिनट भी अकेले, तो वो तूफान मचा। हाँ, फिर वो सेपरेशन एंग्जाइटी आ जाती है बच्चे में। क्यों? क्योंकि भाई वो 24 घंटे किसको देख रहा है, मम्मी पापा को या घर में जो है उसको। चाइल्ड हैज़न्ट डेवलप्ड हाउ टू सोशली कम्युनिकेट विद पीयर्स, है ना। कोई बच्चा 4 बच्चे खेल रहे हैं, हर एक का अपना अपना तरीका होता है खेलने का, चीज़ों को डील करने का, बच्चा वो भी सीखता है ना, ऑब्जर्व करता है कि भी हाँ किसने कैसे करा, कॉपिंग स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, वो ये बच्चे नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाहर ही नहीं बच्चा जा रहा है। बच्चा टीवी ही देख रहा है, मदर को काम है, फादर को काम है, तो वो बिठा देते कि हाँ चलो मुझे बहुत काम है, आई एम वर्किंग, तो तुम टीवी देख लो, तुम घर में कुछ पढ़ लो, बाहर का कौन ध्यान देने जाएगा। सो इसके लिए बच्चा फिर वो चीज़ों से अछूता रहता है, इसलिए वो चीज़ें सीख नहीं पाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पेरेंटिंग भी बहुत चेंज हुआ है। तो हम टू बी अ पेरेंट, मैं ये कहता हूँ कि ना, बिकम अ मदर फादर इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड टू बी अ पेरेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो आप मदर फादर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हो। पेरेंटिंग इज़ अ स्किल, और आपको वो चीज़ें समझनी है। ऐसा नहीं होगा कि यू नो आपने कुछ एक्सपेक्ट करा बच्चे से और बच्चा वो कर देगा। आजकल पेरेंट्स अपने एक्सपेक्टेशन थोपते हैं बच्चे पे। इवन जैसे एक्सप्लोरेशन नहीं कराते हैं बच्चे, जैसे मैंने कहा ना कि भाई नहीं जाने देंगे, एक्सप्लोर करेगा ही नहीं बच्चा, उसकी क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं नोइंगली अननोइंगली, है ना। कुछ बच्चा कुछ टच करने जा रहा है, अरे डोंट टच, बच्चा तो मतलब देखेगा, टच करेगा, ये ग्लास यहाँ पे है, तो बच्चा अरे टूट जाएगा, देखो देखो उसको लग जाएगा। बट हाँ, एक बार इसको देखने तो दो, उसको एक बार फील तो करने दो, क्या है उसका टेक्सचर, क्या है, कैसी की ग्रिप क्या है, तो बच्चा होल्ड करेगा, उसकी ग्रिप डेवलप होगी, वो ट्राई करेगा खुद से पीने को, ये मूवमेंट करेगा। सो दीज आर ऑल मोटर मूवमेंट्स जो अगेन ब्रेन को ग्रो करने में हेल्प करती है। सो ये चीज़ें पेरेंट्स करने ही नहीं देते हैं, है ना। सब इजी करने के चक्कर में आज बच्चे की स्किल्स को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर रहा है। एंड फिर वही जाके हमको स्कूल में इश्यूज आते हैं। स्कूल में क्यों आता है कि बच्चा बैठ नहीं रहा है, दूसरे बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो करा ही नहीं अभी तक। जैसे ही 15-20 के ग्रुप में आ गया तो बच्चा सहम गया कि भाई हाँ मतलब कहाँ, हाँ, मैं कहाँ आ क्योंकि गया, उसे वो ज़्यादा डेवलप रोने लगता लगता है। हाँ, कि एंग्जाइटी आ गई उसको कि भाई मुझे पता ही नहीं कि हाउ टू कोप अप इन 30 किड्स, किसी और का कमांड फॉलो करना मुझे आता ही नहीं, मुझे तो हर चीज़ बिना मांगे ही मिल जाती है। सो मैंने कम्युनिकेट करा ही नहीं, क्योंकि जैसे मोबाइल देख रहा, टीवी देख रहा, तो मुझे खाना बिना मांगे मिल गया, सोने का टाइम हुआ मुझे सुला दिया, नहाने का टाइम मुझे नहला दिया, घुमाने का टाइम हुआ मुझे घुमाने लेके गए, मैंने कुछ पूछा नहीं, एफर्ट ही नहीं डाला है। हाँ, एफर्ट ही नहीं सो आई हैव सीन दिस एज वेल कि ओवर फीडिंग भी बहुत है कि उसे भूख ही नहीं लगने देते, उसे पता ही नहीं चलता कि भूख क्या होती है। बिल्कुल सी दैट्स अ थिंग। अभी होता क्या है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि भाई सर ही डजंट आस्क, वो मतलब वो खाने के लिए बोलता ही नहीं, बट आपने कभी वो ट्राई नहीं करा। मैंने कहा ना कि आपने टाइम आपका अकॉर्डिंगली टाइम सेट करा है, मुझे 10 बजे ये खाना देना है, 12 बजे ये खाना देना है, 2 बजे सुला देना है, 4 बजे, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपने उसका रूटीन सेट करा है, ना कि उसके रूटीन के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करने को ट्राई करते हो। सी यू हैव टू गिव अ टाइम टू योर चाइल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। यू कैन नॉट कंप्लेन इफ़ यू बिकम अ पेरेंट, देन इफ़ यू कंप्लेन कि भाई हाँ बहुत सारे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, काम का वर्कलोड है, बिजी लाइफ चल रही है, बहुत सारी और काम आसपास है, तो इसलिए हम टाइम नहीं दे पाते हैं, आया रख ली है, आप पैसे स्पेंड कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छा पेरेंट्स बन गए। हाँ, आप अफर्ट्स भी आपको भी डालने पड़ेंगे। बच्चा 4 बजे उठ के, मेरा बच्चा मुझे 4 बजे उठ के बोलता है कि जस्ट प्ले विथ मी, तो आई हैव टू प्ले विथ हिम। फिर मैं अरे यार 4 बजे के कौन उठता है 4 बजे, चल सो जा, अच्छा मोबाइल देख ले, है ना। सो फिर वो नहीं वर्क करेगा। यू हैव टू प्ले, क्योंकि बच्चा नहीं सोएगा ना अभी, वो घूमता रहेगा, तो क्या किसी से बात करेगा।
या तो जब ज़बरदस्ती सुला दोगे उसको कि भाई हाँ सो जा सो जा सो जा, सो बच्चा आपसे दूर भागता जाएगा। आपको बच्चा इन कंडीशन में से ऑटिज़म है या कि न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है ना, तो पेरेंट्स वही ट्राई करते हैं कि जैसे बच्चा जंप कर रहा है या बच्चा फ्लैप कर रहा है तो वो उसको स्टॉप करने को ट्राई करते हैं। डोंट स्टॉप, इट्स ओके, थिंग्स विल वर्क आउट, यू फ्लैप, यू जंप विद द चाइल्ड। वो जो कर रहा है आपको मिरर करेगा ना, उसको आप सी, आपसे वो डिस्कनेक्टेड है, सोशली वो डिस्कनेक्टेड है, सो आप उसके अभी जो ब्रेन में एक्टिविटी चल रही है और उसका जो दुनिया को देखने का या परसीव करने का तरीका है, आप उसको पॉज कराने को इमीडिएट ट्राई कर रहे हो, राइट। सो वो आपसे दूर ही भागता जाएगा, बच्चा आगे आगे आप पीछे पीछे, तो आप वो जंप करेगा आप भी, अच्छा ठीक है चलो वील जंप, वो फ्लैप करेगा, अच्छा वील फ्लैप, हाँ आप कुछ ऐड ऑन करो, आपको जो कराना है यू साइड बाय साइड यू प्रैक्टिस इट, बट कनेक्ट टू द चाइल्ड, कनेक्शन आप एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हो। आप क्या करें, वो जो कर रहा है ना बस उसको, आपको लग रहा है कि गलत है तो बस उसको स्टॉप कराओ किसी तरह, एक्सप्लोर नहीं करने देते। हाँ। सो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा बच्चे से। दूसरा कि एज अ सेट कि जस्ट हम ये बोलते हैं पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर, सो आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर थेरेपी में भी लेके जाते हैं बच्चे को आजकल पेरेंट्स, तो ना भी अगेन पहले से ना सेट ऑफ गोल्स रेडी कर देते कि भाई हाँ 1 साल के बाद हमको स्कूल भेजना है, 6 महीने में वो स्पीच उसकी आ जाए किसी ना किसी तरह, बस ये करो, इम्पेशेंट हो गए है ना। सो ये नहीं वर्कआउट करेगा, ये आपको टाइम देना पड़ेगा ना। ये चीज़ें रातों रात, नथिंग इज़ मैजिक, चीज़ें ऐसे नहीं हो जाएगा कल आप उठे और सुबह सब ठीक हो गया, राइट। यू हैव टू वर्क इन अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, रूल आउट ऑल द मेडिकल कंडीशंस कि भाई चलो बच्चा हम न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प लेते हैं कि बच्चे को कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, सप्लीमेंट्स की डेफिशिएंसी नहीं है बच्चे में, मल्टीविटामिन्स मल्टी मिनरल्स सप्लीमेंट ज़रूरी है, तो वो आप दो साइकोलॉजिस्ट को मिलके उसका साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग कराए, बच्चे का स्किल लेवल क्या है, कितनी स्किल्स इंटैक्ट है, कितनी स्किल डिफिसिट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट आपको हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों को रूल आउट कराने में, उनके डिफरेंट स्किल्स को एंड आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो आप उनकी हेल्प लो और धीरे धीरे गोल सेट करो, बट ना प्री अजम्पशंस मत करो। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं कि 2 साल का बच्चा है डायग्नोस विद ऑटिज्म और ऐसा, किसी ना किसी तरह उसको ठीक करो, मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, दैट हैज़ हैपेंड, राइट। हाँ, सो ऐसा बहुत बार होता है। मुझे उसको एक ऐसे आई कुडंट फिनिश IAS, सो आई वांट टू मेक माय गर्ल थी, तो आई वांट टू मेक हर IAS, सो शी वाज अगेन डायग्नोस्ड विद ASD, शी इज़ डूइंग नाउ, शी हैज़ ग्रोन अप, शी इज़ डूइंग वेरी वेल। सो ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं, बट थिंग इज़ कि हाँ जब आप पहली बार इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो तो आपको डेफिनेटली एक थोड़ा स्ट्रेस होता है, बट यू हैव टू ओवरकम दैट स्ट्रेस। रातों रात चीज़ें नहीं होगी, तो यू हैव टू आस्क फॉर द प्रोफेशनल हेल्प, खुद को भी एजुकेट करे, बुक्स रीड करे, जाए फैमिली का हेल्प ले, फैमिली का सपोर्ट ले। सो ये चीज़ें जितनी करेंगे उतना अवेयरनेस भी बढ़ेगी, बच्चे के साथ आप अच्छा काम कर पाओगे। बच्चा स्कूल में जा रहा है तो टीचर के साथ मिलके, स्कूल के साथ मिलके भी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में आप वर्क कर सकते हो। मैंने ये चीज़ें भी नोटिस की है बच्चों में कि 5-5 साल तक उन्हें डायपर्स पहनाते हैं। हाँ बिल्कुल। सो उसे नॉर्मल डेली रूटीन जो प्रोसेस है वो भी वो नहीं कर पाता है। बिल्कुल। सी द थिंग है, इसके जैसे मैंने कहा ना कि आजकल क्या हो गया है ना कि पेरेंट्स को अपनी चीज़ें ईजी बना दे कि भाई हाँ यार मेरे पास टाइम नहीं है, उसको टॉयलेट लेके कौन जाएगा, कौन सिखाएगा, अकेले रह रहे हैं, अकेले काम है, वर्क फ्रॉम होम है, मुझे बार बार उठ के जाना पड़ेगा, तो डायपर पहना दो, ठीक है, 3-4 घंटे बाद चेंज कर देंगे, राइट। सो इसलिए होता क्या है ना कि बच्चे को सिखाने के बजाय वो ऐसी डायपर पे डाल दिया, सब्स्टिट्यूट हाँ सब्सिट्यूट ढूंढने चालू कर देते हैं कि भाई हाँ चलो डायपर पहन लो और अपना काम करो, जब भी होगा 4 घंटे बाद हम बदल देंगे। सो वो सिखाना, आपको सिखाना पड़ेगा। जैसे कि 2 साल 2.5 साल में बच्चा ये टॉयलेट ट्रेंड खुद होने लगता है, राइट, बट डायपर की आदत डाल दी इसलिए वो टॉयलेट ट्रेंड अभी ना, उससे द ब्रेन
हैज़ लर्न, दैट इज़ अ लर्न बिहेवियर नाउ फॉर अ चाइल्ड कि हाँ मुझे सुसु आएगा तो मुझे ये डायपर में ही है। इसलिए ऐसे भी होता है कि कई बच्चे ना विदाउट डायपर फिर आते हैं कि 5-6 साल का हो गया बट विदाउट डायपर वो सुसु पट्टी करना चाहता ही नहीं है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि अभी उसका बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी उस तरह से ही शेप अप हो गई है कि भाई हाँ जब डायपर है सो आई हैव समथिंग एंड देन आई एम गोइंग फॉर अ पी। जैसे ही निकालोगे तो ही इज नॉट एबल टू गो टू द पी। सो नाउ दैट हैज़ अ लर्न बिहेवियर नाउ. So then you have to break that behavior, you have to work on that, and then again you toilet train the child. So then it will take time. So parents को हर चीज़ में ध्यान रखना है. तो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने कहा था कि 3 तरह के पेरेंट्स होते हैं. हाँ, पर्टिकुलरली मैं ये मानता हूँ, और न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस है या एनी काइंड ऑफ डिफिसिट्स विच अ चाइल्ड इज़ हैविंग, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो जो विच आई एनकाउंटर इन अ डे टू डे लाइफ, वो मैं ये मानता हूँ कि 3 तरह के होते हैं. एक तो ऐसे पेरेंट्स जो ना ईजीली इसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ आवर चाइल्ड इज़ हैविंग सम इश्यूज एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट एंड वी हैव टू आस्क फॉर द प्रोफेशनल हेल्प. तो हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे, थेरेपिस्ट को कंसल्ट करेंगे, हमारी लिमिट में रह के वी विल वर्क ऑन दैट, और पॉजिटिवली फिर आगे बढ़ते जाएंगे. जो डॉक्टर गाइड करते जाएंगे, जो थेरेपिस्ट गाइड करते जाएंगे, जो स्कूल में टीचर की भी हेल्प लेंगे, एंड बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं. दूसरे ऐसे होते हैं पेरेंट्स के, वो एक्सेप्ट करते हैं, दे हैव एक्सेप्टेंस, बट दे आर दैट मच डीमोटिवेटेड कि कोई कुछ भी कह देगा ना, दे विल बिलीव इन दैम. अच्छा आपका बच्चा बोलता नहीं है, 6 महीना आप ये कर दो, बोलना चालू कर देगा. अच्छा आप वो दवाई दे दो, बोलना चालू कर दे. अच्छा चलता नहीं, इनके पास ले जाओ, वो आपको चलाना ना, वो 2 महीने में चला देंगे. सो दे ट्राई टू, उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए कि भाई हाँ किसी ने ये बोला ना तो हो ही जाएगा, और वो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे 10 जगह घूम घूम के बच्चे का टाइम वेस्ट भी करेंगे, खुद का भी टाइम वेस्ट करेंगे, पैसे भी वेस्ट करेंगे, और इवेंचुअली दे एंडेड अप गेटिंग नथिंग. और एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल ही डिनायल फेज में होते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग. मेरा बच्चा है, हो ही नहीं सकता ऐसा, है ना. ये तो घर वालों ने सबने प्रेशर करा है, बोला है कि तुम लेके जाओ, किसी फ्रेंड ने बोला है तो मैं लेके आया हूँ, बाकी मुझे तो कुछ लगता नहीं है. ऐसा तो होता ही है, बच्चे को थोड़ी चीज़ें आएंगी. जैसे हमने बात करी थी कि हाउ पेरेंट्स कैन आइडेंटिफाई, है ना, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट उनको एक्सेप्टेंस है ही नहीं. वो ये लेम एक्सक्यूज़ देते हैं आपको कि छोटा बच्चा है सर, कैसे सीखे, हमने सिखाया ही नहीं है, हमने उसको अल्फ़ाबेट सिखाया ही नहीं है, हमने उसको कलर्स सिखाया ही नहीं है, हमने उसको एक्सपोजर दिया ही नहीं है, तो वो कैसे सीखेगा. ज़रूरी नहीं ऐसे. हम जब न्यूरो डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, वी लर्न फ्यू थिंग्स विदाउट अ प्रायर नॉलेज थ्रू आर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्टिमुलस दैट प्रोसेस इन द ब्रेन, एंड देन वी एक्ट ऑन दो स्टिमुलस. वही हमारा एक डेवलपमेंट है, राइट. सो वो ऑटोमेटिकली करेगा बच्चा. आपको बैठ के सिखाने की ज़रूरत नहीं कि पापा का नाम क्या है या खुद का नाम क्या है, क्योंकि आप तो जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से आप उसको नाम लेके बुला रहे हो, है ना. सो इट मीन्स उसके ब्रेन में रजिस्टर होगा ना वो चीज़. बट अगर वो नहीं नाम से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इट मीन्स कहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है ना. तो जो कनेक्शंस नाम रिस्पॉन्ड करने के लिए ब्रेन करता है वो नहीं हो रहा है ना, कहीं पे कुछ ग्लिच आ गया है उसमें, तो वो नहीं कर पा रहा है. तो फिर आप उसमें एक्सक्यूज कैसे दे सकते हो कि हम उसको, हाँ वो ध्यान ही नहीं देता. या फिर पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को सिखाने के लिए, बेटा मुझे वो बॉटल पड़ा है दे दो, तो वो बॉटल पड़ा है और दे दो, तो ये एक एक्टिविटी हो गई, ठीक है ना, एक कमांड हो गया. सो वो बच्चा रजिस्टर कर ही नहीं रहा है क्योंकि वो देख ही नहीं रहा है उसकी तरफ, तो वहाँ पे सिखाने की बात ही नहीं आती है. वो सिर्फ वो तो डे टू डे एक्टिविटी के थ्रू ही हम सीखते हैं. पापा का नाम क्या है, मम्मा का नाम क्या है, क्या खा रहे हो, कौन से कलर की टी शर्ट पहन रहे हो, है ना. आज मेरा बेटा रेड टी शर्ट पहनेगा, तो आपने रेड टी शर्ट भी बोला, कौन कलर है ना, तो उसके थ्रू वो कलर सीखा ना. ऐसा आपने ज़रूरत नहीं है ना कि ये कलर है, ये शेप है, नहीं. ये ऑटोमेटिकली बचेगी. हमारी कार का कलर वाइट है, ये हमारी कार है. एबिलिटी टू लाइक रिलेट टू दी ऑब्जेक्ट कि भाई मेरा है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, वही नहीं होता है बच्चों में, है ना. सो ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन स्टिल दे आर इन डिनायल कि है ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने सिखाया ही नहीं है. नहीं, सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली सीखेंगे. इसलिए तो उनको हम न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन बोलते हैं, कि न्यूरो डेवलपमेंट इसलिए बोलते हैं.
और एक और मेरा सवाल है कि आप दो अलग दुनिया में रहते हो, एक है इंडिया और एक है कनाडा, ठीक है? तो यहाँ के पेरेंटिंग में और कनाडा के पेरेंटिंग में आपको क्या डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि एज अ सेट कि एज अ सोसाइटी एंड एज अ पेरेंट वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोटेक्टिव। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर, मे बी इट कैन डिफर फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, बट व्हाट आई सी एंड व्हाट हाउ आई परसीव थिंग्स ना, यहाँ पे हर चीज़ को लेके एक इनसिक्योरिटी है। बच्चे को लेके भी, बच्चे की चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा फोकस पेरेंट्स का हमारा एजुकेशन पे होता है कि ना हमें एजुकेट करो, स्कूल जाए, ये करे, पढ़े लिखे। वहाँ में दे मोर फोकस ऑन लाइफ स्किल्स, दैट व्हाट हैव आई ऑब्जर्व, कि बच्चे को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाने हैं। बच्चे अपनी डे टू डे लाइफ में क्या कर रहा है ना, चीज़ों को कैसे परसीव, उसका पर्सनल स्पेस आइडिया क्या है बच्चे का। छोटी लाइक इन स्कूल से, लाइक नाउ इन इंडिया भी दे हैव स्टार्टेड, बट वहाँ पे ना ये होता है कि जैसे मैं स्कूल में, मैंने वहाँ पे काम करा है पहले, सो एट दैट टाइम इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी, क्योंकि जब आज से करीबन 12-13 साल पहले वो मेरे लिए बहुत न्यू था कि ना 3 साल के 4 साल के बच्चे जो किंडरगार्टन में उनको सिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारा पर्सनल स्पेस है, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। वो तब मुझे लगा था यार ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं, ये तो हमको तो स्कूल में बताएंगे। अभी यहाँ पे भी है ये चीज़ है कि जैसे हमारे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं तो उस तरह से ही पढ़ते हैं, बट ये अभी अभी आया है। पहले ये सब चीज़ें वहाँ तो पहले से ही है ना। एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, बाहर घूमने जाना है। इवन लाइक एज अ सेट के आई रिमेंबर वन इंस्टेंस के ना, जब दे टुक द पिकनिक और एक लाइब्रेरी में, एक आई थिंक आर्ट गैलरी में लेके गए थे, तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची ने क्वेश्चन करा टीचर को, सी वॉज इन जूनियर KG आई गेस, एंड द पिक्चर वॉज न्यूड, है ना। सो शी आस्क्ड टीचर, वहाँ पे तो नाम से बुलाते हैं लाइक मिसेस दिस एंड मिसेस दैट, मिस वाई शी इज़ नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ, वाई शी इज़ न्यूड, है ना। 3-4 साल के बच्ची ने पूछा क्वेश्चन, तो टीचर हैज़ एक्सप्लेन्ड हर, दिस इज पेंटिंग, दिस इज आर्ट, दिस इज दिस एंड दैट। अब यहाँ पे यही चीज़ बोले, पहले तो लोग आंखें बंद कर करा देंगे है ना। हाँ हाँ होता है, यहाँ वहाँ पे लेके मत जाना, वहाँ पे ऐसा पिक्चर है ना। सो द कैसा अप्रोच है चीज़ों को लेके, अपनी आसपास की चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ स्किल्स को लेके, वहाँ पे बच्चे को कैसे खाना बनाना है, कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे तुम फंस गए हो तो हाउ टू रिएक्ट टू सर्टेन कंडीशंस विदाउट और विथ आस्किंग फॉर द हेल्प। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से उनको सिखाते हैं। यहाँ पे खुद पेरेंट्स ही सब कर देंगे ना। मैंने कहा ना, जैसे वहाँ पे अभी 5 साल के बच्चों को भी स्पून फीड करते हैं, है ना, खाता ही नहीं है बच्चे। हाँ, आपने ही नहीं खिलाया है, क्योंकि आपको ही वो चीज़ करानी थी, आपने खिलाने को करा ही नहीं। बच्चा गिरा देता है, गिरा देगा तो हम खिलाते हैं उसको, वरना वो सारा चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक देता है, गिरा देता है। वैसे ही तो बच्चा सीखेगा ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव है, चीज़ों को एक्सप्लोर कराने से डरते हैं। कराते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कराते भी, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते, बट हाँ एक लिमिट में रह के। दूसरा, बच्चा ये कर देगा तो दूसरे क्या सोचेंगे, हमारा बच्चा ऐसा करेगा तो क्या सोचेंगे, हमारा बच्चा ऐसा पूछेगा तो क्या सोचेंगे, है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं है, दे एक्सप्लेन एवरीथिंग कि हर चीज़ को लेके। जैसे आपने अभी कहा कि यू हैव बीन देयर, सो स्टोर में बच्चा आया तो ही इज़ क्रैंकी एंड आस्किंग फॉर समथिंग, तो दे विल एक्सप्लेन कि भाई हाँ नहीं, दिस विल हैपन, यू विल डेवलप कैविटी, जो हाँ चॉकलेट खाओगे तो यहाँ पे वो सब समझाएंगे नहीं खाना है, चुप हो जाओ, नहीं मिलेगा, है ना। सो इट्स अप्रोच दैट हाउ वी grow as a society, and then how they treat their kids, it's a whole different. इसलिए वहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे ना एक ऐसा पर्टिकुलर जिस कंडीशन में हम वर्क करते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत ही कम एडल्ट्स देखा है जो डिसेबिलिटी के साथ वर्क करते हैं या किसी जॉब में है। वहाँ पे ऑलमोस्ट दे हैव पर्टिकुलर हेल्प सपोर्ट सिस्टम, दे हेल्प देम टू मेक देम एफिशिएंट इन सर्टेन वर्क। यहाँ पे वो चीज़ अभी भी लैग है।
यहाँ पे वो बिलीफ ही नहीं है, वो है ना, वो होप ही नहीं है कि हाँ हाँ कुछ कर सर पाएंगे। और होता भी है तो भी अभी इनका वही होता है कि भाई डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बस पढ़ लेगा तो सब हो जाएगा। मुझे 10वीं पास करानी है, मुझे 12वीं पास करानी है, मुझे कॉलेज कराना है, उनका सारा फोकस वही रहता है। यही नहीं रहता है, ये नहीं कोई सोच रहा है कि मेरा बच्चा जैसे ऐसे न्यूरो टिपिकल बच्चा और एक न्यूरो डाइवर्स बच्चा आता है, तो न्यूरो डाइवर्स बच्चा जब आता है तो पेरेंट्स, मैंने कहा ना, पहले ही क्वेश्चन पूछते हैं कि पढ़ लेगा ना वो ये नहीं पूछेंगे जब वो टीनेज में जाएगा तो क्या वो अपने आप को खुद से शेव कर पाएगा, क्या वो अंडर आर्म शेव कर पाएगा, क्या वो खुद से डिओड्रेंट अप्लाई कर पाएगा, क्या वो खुद से नहा पाएगा, क्या उसको पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे किसको टच करना है, किसको टच नहीं करना है, या कोई मुझे ये अप्रोच कर रहा है तो हाउ मुझे उससे दूर रहना है। वो पूछते ही नहीं है, उनको वो पढ़ लेगा ना बस तो ऐसा हो जाएगा। सो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे स्टिल एज अ सोसाइटी आई थिंक वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स है, बट कम है। वहाँ पे उस पर ही फोकस होता है कि भाई हाँ लाइफ स्किल सिखाओ। जैसे मैंने वहाँ पे भी काम करा है तो वहाँ पे व्हेन आई सी 50-60 years old with Down syndrome and they are super independent, 20 साल का लड़का विथ ASD गोइंग टू द कॉलेज इंडिपेंडेंटली। सो इट्स यहाँ पे आई हैवंट सीन दैट। यहाँ पे भी उस उम्र में भी अगर पेरेंट्स यही सोच के हम सब सेट कर देंगे, वहाँ पे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सेट कर देंगे, हाँ डेफिनेटली दे आर ऑल्सो पेरेंट, तो दे बट दे डील विथ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टू इट, ताकि कल जब हम नहीं होंगे सो देन हाउ ही और शी इज गोइंग टू लिव हर लाइफ। सो मेक देम इंडिपेंडेंट एज मच एज पॉसिबल, and that is the role of a therapist also, okay, like how to make them independent. और जैसे न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है तो वो थेरेपिस्ट के पास आते हैं, या फिर अगर आपके पास आते हैं तो आप क्या प्रोसेस करते हो तब उससे वो क्योर तो नहीं होता है जैसे आपने कहा, पर ट्रीटमेंट होता है उसका, हाँ वो और बेटर हो जाता है। जी देखिए, कोई भी जब आता है ना पेरेंट्स, तो दैट डिपेंड्स कि पहले तो अगर पेरेंट्स कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके आया या किसी के थ्रू आया है या किसी ने उनको भेजा है या उन खुद एजुकेट होके कहीं से आया कि भी हाँ उनको लग रहा है कि मेरे बच्चे में कुछ इश्यूज़ है, सो देन दे कम टू अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर जॉब इज़ टू फाइंड आउट दी एनी मेडिकल अंडरलाइन कंडीशंस के भाई, जैसे मैंने कहा कि कोई जेनेटिक लिंक है कि नहीं है, कोई डेफिशिएंसी के कारण है कि नहीं है, या कई बार एपिलेप्सी जैसे केसेस में भी ये चीज़ें डिले होती है। अगर एपिलेप्टिक डिसऑर्डर है बच्चों में तो वो ब्रेन के माल फंक्शन में ब्रेन माल फंक्शन करेगा और ब्रेन को ग्रो करने में डिले करेगा। सो जब ऐसी चीज़ें होती है तो टू रूल आउट मेडिकल कंडीशंस, देन टू विद द हेल्प ऑफ द पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, right, if they are having so many behavioral issues, tantrum issues, we can ask for the help of pediatric psychiatrist as well. So they go through their own screening, फिर अगर if they need MRI or they need blood testings वगैरह वगैरह to rule out medical conditions, वो एक procedure है। Then therapist comes, then psychologist to rule out their screening, psychological screening करता है, developmental screening होता है बच्चों का, स्किल लेवल क्या है, इंटेक कितना है, कितनी स्किल डिफिसिट है, उनकी नीड्स क्या है, वो सब रूल आउट करना होता है। देन थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट है तो फिजियोथेरेपिस्ट विल हेल्प देम और टू मेक दे विल ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ दे आर हैविंग एनी ग्रॉस मोटर डिले, यानी कि जो मूवमेंट बच्चा ठीक से चल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक से बैठ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक से चीज़ों को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो फिजियोथेरेपिस्ट विल ट्राई टू रूल आउट फिजिकल delays of a child. Then occupational therapist will help him to find out fine motor issues, जैसे बच्चा ठीक से स्पून पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, बच्चा ठीक से पेंसिल पकड़ नहीं पकड़ पा रहा है, बच्चे के कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है बच्चे में, बच्चा किस प्ले स्किल इंटेक्ट है कि नहीं है। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मीन्स टू डील विद एन ऑक्यूपेशन, बच्चे का ऑक्यूपेशन इज, जो पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं दे डील विद किड्स, सो बच्चे का ऑक्यूपेशन है टू प्ले एंड टू लर्न, एंड ऐसे बच्चों में they are not able to function their job properly. So to help them to play and to learn in more better way, OT will try to find out the sensory issues in the kids, कि बच्चा हाइपर एक्टिव है या बच्चा हाइपो एक्टिव है, राइट, बच्चे को कुछ विजन इम्पेयरमेंट है कि नहीं है। सो दे विल ट्राई टू रूल आउट द सेंसरी इश्यूज,
देन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं, दे विल ट्राई टू रूल आउट बच्चे को स्पीच डेवलपमेंट डिले है कि नहीं है, आर्टिकुलेशन इश्यूज़ है यानी कि बच्चे की स्पीच में क्लियरिटी है कि नहीं है, बच्चा ठीक से वर्ड्स को फोनेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है कि नहीं है. देन एज आई सेड के बिहेवियर थेरेपिस्ट विल ट्राई टू रूल आउट बिहेवियरल इश्यूज. सो इन सबका कंबाइन अप्रोच एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, एंड टू रूल आउट दिस कंडीशंस देन डायग्नोसिस पे जाता है, एंड देन अगेन देन वी मेक अ ट्रीटमेंट प्लान. ओके कि भाई हाँ क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान हमारा रहेगा. मेडिकली जो चीज़ें रूल आउट हो गई उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स की या मेडिकेशंस की ज़रूरत है, वो एक पार्ट चल रहा है. पैरेलली थेरेपेटिक पार्ट भी साथ साथ में चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन. बहुत सारे बच्चों को मल्टीपल थेरेपीज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों में फिजिकल थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, स्पीच थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी. इन लेटर स्टेज इफ़ दे डेवलप एनी बिहेवियरल इश्यूज़, बिकॉज फिर ऐसी कंडीशन में जब बच्चे ग्रो करते हैं थोड़ी समझ आती है. कई बच्चों में माइल्ड केसेस में ये होता है ना कि बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं बिकॉज दे सी अदर किड्स आर रनिंग एंड प्लेइंग एंड डूइंग द थिंग्स, एंड व्हेन दिस किड्स आर नॉट एबल टू डू दैट इट मेक वो सेल्फ एस्टीम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है, डिप्रेस होते हैं बच्चे. तो देन बिहेवियर थेरेपी की साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से उनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अप्रोच एक होता है फॉर टीनेज और एडल्ट्स विथ ऑटिज्म और अदर डेवलपमेंटल इश्यूज, वो हेल्प करते हैं उनको. और अगर जिन्हें न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, अगर बच्चों के 5 साल 6 साल 10 साल जो भी उनकी एज है तब तक अगर वो शुरुआत नहीं करते हैं तो फ्यूचर में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. सी अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली स्टार्ट ऑफ दी थेरेपी ना इज़ वेरी क्रूशल. एक आप ये कह सकते हो ना, इट्स लाइक अ सॉलिड फाउंडेशन, वो एक पिलार की तरह है. देयर इज़ अ डेवलपमेंटल विंडो. हम कहते हैं 0 to 5 years इज डेवलपमेंटल एज, एंड देन 2 to 5 years इज अ वेरी क्रूशियल एज फॉर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, जहाँ पर रैपिड ग्रोथ होता है बच्चे का. एंड जो ये बच्चे होते हैं वो जब डिले होते हैं इट मीन्स के उनके सारे माइलस्टोन्स भी डिले होंगे. इन सम केसेस फिजिकल माइलस्टोन्स, इन सम केसेस इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन्स, एंड दैट इंक्लूड्स मोटर, सेंसरी, स्पीच, कम्युनिकेशन, सोशल माइलस्टोन, एवरीथिंग, राइट. सो अगर वो डिले होंगे उसमें जितनी थेरेपी आपने डायग्नोसिस अर्ली हो गया है, थेरेपी आपने जल्दी अवेल कर ली है, सो आपका वो फाउंडेशन होगा. इट विल ऑप्टिमाइज योर फ्यूचर आउटकमिंग ऑफ हाउ द किड्स आर गोइंग टू ग्रो. वो आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इट विल हेल्प टू शेप अप चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर चाइल्ड विल बी मोर मैनेजेबल व्हेन दे रीच टू स्कूल एज. आपके लिए वो अदरवाइज क्या होगा कि ना 5-6 साल में जब स्कूल एज आई है और बच्चे पे वर्क नहीं करा गया है, अनट्रीटेड जिसको हम बोलते हैं ना, अनट्रीटेड है कंडीशन, सो उन बच्चों को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आएगी. स्कूल भी हेल्प नहीं कर पाएगा, फिर स्कूल कंप्लेन करता रहेगा कि बच्चा बैठता नहीं है, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की. ट्रेन छूट गई तो फिर पकड़ने के लिए आपको मुश्किल हो जाएगी. जो मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि डिपेंड कि ट्रेन कितने स्टेशन आगे जा चुकी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ता है. ट्रेन आने से पहले जैसे मैंने 3 साल में जो माइलस्टोन्स आने वाले हैं, अगर आपने अभी से काम चालू करा है क्योंकि अभी बच्चा डिले है, सो 2 साल या 2.5 साल में उसके ऊपर काम चालू हो गया है बच्चे के ऊपर, तो अभी जो माइलस्टोन्स अभी अचीव नहीं हुए हैं या जो अभी आएंगे उसके लिए बेसिक फाउंडेशन हो जाएगा, एंड देन दे विल बी ईजीली एक्सेप्ट दोज माइलस्टोन्स और वो माइलस्टोन्स अचीव करने में उनके लिए हेल्प हो जाएगी. बट वही 3 साल हो गए, 4 साल हो गए और माइलस्टोन्स की एज निकल गई एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग, तो इट मीन्स कि ट्रेन बहुत आगे जा चुकी है और हमको फिर किसी ना किसी तरह उसको पकड़ने को ट्राई करना है. सो जितना जल्दी स्टार्ट हो थेरेपी उतना इट्स लाइक अ बून फॉर एनी पेरेंट. सो एज आई बिलीव कि जो भी ये देख रहा है या जो भी उसके उनके आसपास, इफ़ दे फाइंड आउट पीपल लाइक दे, डोंट फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ पीपल अराउंड यू के हाँ डोंट वरी, हो जाएगा, आ जाएगा, कर लेंगे. आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प. कुछ भी लगेगा ना, बच्चा 2 साल का नहीं बोल रहा है,
इमीडिएटली गो टू द प्रोफेशनल. आपके डॉक्टर को पूछ लो, पीडियाट्रिशियन को पूछ लो, कंसल्ट कर लो. नाउ यू हैव अ गूगल सर्च करोगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. मेरे साथ बहुत सारे हमको गूगल सर्च करके भी आते हैं कि भी हाँ ऐसी ऐसी कंडीशन है, ऐसी ऐसी चीज़ों में वर्क होता है, तो हाउ कैन वी अप्रोच. सो यू हैव टू कम अप विद दोज थिंग्स. इमीडिएटली आस्क फॉर द हेल्प. डिले मत करो. बच्चा 18 महीने का हो गया है, 2 साल का हो गया, अभी वॉकिंग नहीं स्टार्ट करा है, तो इट मीन्स कि बहुत डिले हो गया है बच्चा. तो यू जस्ट स्टार्ट वर्क. भाई क्यों नहीं, बच्चा 1 साल का हो गया है, बैठना चालू नहीं करा है, बच्चे ने अभी इंडिपेंडेंट सिटिंग नहीं आया है, 1 साल का हो गया है. इट मीन्स कि देयर इज डेफिनेटली सम मेजर इश्यूज. आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा. तो जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे उतना हेल्प रहेगा बच्चे के लिए, ताकि आप बच्चे की आगे की लाइफ स्मूथ कर दोगे. स्कूल ईयर्स मोर मैनेजेबल हो जाएंगे उसके लिए. थैंक यू सो मच इतना नॉलेजेबल कॉन्वर्जेशन करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए और जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बड़ा सा क्या कहते हैं एक वेव आया है नॉलेज का अपने बच्चों के लिए, जो ज़्यादातर इस चीज़ों पर बातें नहीं होती है. सो द मेन फोकस वाज कि हम इसलिए कॉन्वर्जेशन करें ताकि जो बच्चे ये चीज़ें फेस कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बच्चे हमारा देश का, हमारे इस वर्ल्ड का फ्यूचर है. बिल्कुल तो उसे अगर हम बेटर बनाने की कोशिश करें. बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत ज़रूरी है. आई थिंक एज एन सेड के लाइक पेरेंट्स शुड बी मोर अवेयर, पेरेंट्स शुड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक. मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जो भी हमारे साथ आता है कि यू हैव टू हैव होप, हार्ड वर्क एंड पेशेंस. राइट. सो होप है हमारे में भी, जो आप जिसके साथ आप वर्क कर रहे हो, जो आपके प्रोफेशनल्स के हेल्पर, उनके में उनमें भी होप होनी चाहिए, आपके बच्चे में भी होप होनी चाहिए. हार्ड वर्क आपका और आपके प्रोफेशनल्स का भी हार्ड वर्क, एंड पेशेंस बच्चे का भी पेशेंस, आपका भी पेशेंस, जो उसके साथ वर्क उनका भी पेशेंस. सो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. आई सेड कि लाइक फंक्शनल स्किल्स कैसे आएगी. फंक्शनल, देन अगेन आई सेड देयर इज एफ वर्ड, लाइक फंक्शन है, फंक्शनल चीज़ें लानी है तो चीज़ें फ़न वे में होनी चाहिए. इट शुड बी फन, एंड वहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. देन यू कैन बिल्ड द फ्यूचर. So for better functioning, things should be in a fun way with the help of family for the better future. Right. So ये बहुत ज़रूरी है. And then every parents can ask for help immediately if they have concern with their kids, if they have concern with kids around them. Just help and support them, guide them, educate them. Don't wait till the train goes away. So you have to make it quick. Because it's a future of a child. So you have to have that what we say, a readiness to work out the things. Yeah. थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पर आने So के much लिए. for you, मुझे बुलाने के लिए. अरे और भी काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन हम करेंगे माइंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर और ओवरऑल बॉडी के ऊपर, बिहेवियर्स के ऊपर, पर्टिकुलर सेक्शंस पे. और आपको मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. एंड लाइक मुझे भी बहुत सारी चीज़ें रिफ्रेश हुई. एंड विल डेफिनेटली ट्राई के और इस पे वर्कआउट करके और अच्छी अच्छी चीज़ें हम Share पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके. थैंक थैंक यू सो मच. यू.